सुजाता गोबर से उपले बना ही रही होती है कि सुजाता की बहू मेघा छत पर कपड़े सुखाने आ जाती है। माँ जी, आप क्यों उपले बनाती हो? अरे भगवान की कृपा से कुणाल जी काफी अच्छा कमाते हैं, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों उपले बनाकर घर में बदबू फैला रही हो? बहू, ये इतना बड़ा घर तेरे पति की नौकरी से नहीं बल्कि उपले के बिजनेस से बना है। ठीक है माँ जी, समझ गई कि आपका ये बिजनेस है, लेकिन अब क्या जरूरत है आपको ये सब करने की? बहू, ये जरूरत से ज्यादा मेरा लगाव है, इसीलिए मैं गोबर के उपले बनाती हूँ। मैं तो ये भी बोलूँगी कि बहू, तू भी उपले बनाया कर। अरे मेरे बिजनेस को और एक हाथ मिल जाएगा, कितना अच्छा होगा ना? ना माँ जी, मुझे तो गोबर की बदबू से ही उल्टी होती है और मैं ये उपले नहीं बना सकती हूँ। ये सब तेरे चोचले है। करने वाला इंसान होता है ना, तो वो बदबू या कुछ नहीं देखता, वो तो बस अपने काम से मतलब रखता है। और एक तू है कि बहाने बना रही है इतने से काम में भी। सुजाता खुद तो गोबर के उपले बनाती ही थी, लेकिन वो अपनी बहू को भी गोबर के उपले बनाने को कहती है, जो कि मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन सुजाता गाय का गोबर लेने जाती है और गोबर ले आ रही होती है कि तभी सुजाता को गाय लात मार देती है और सुजाता के हाथ में चोट आ जाती है। चोट की वजह से सुजाता से एक बर्तन भी इधर से उधर नहीं हो रहा था। सुजाता जैसे तैसे घर आ जाती है। बहू, जरा मेरे हाथ में गरम पट्टी बांध दे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, अब क्या हो गया आपको? अपने गले को इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? यहाँ मेरा हाथ काम नहीं कर रहा और तुझे मजाक करना है? माँ जी, हाथ काम कर नहीं रहा है, आपके हाथों को अचानक से क्या हो गया है? सुबह तक तो ठीक थी आप। अरे गाय ने लात मार दी। अब तक तो घोड़े लात मारते ही थे, लेकिन आज तो गाय ने भी लात मार दी। हाय, बहुत दर्द हो रहा है बहू। माँ जी रुको, मैं आपके लिए अभी फिटकरी वाला गर्म पानी लेकर आती हूँ, उससे आपको आराम होगा। बहू, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो मुझे किसी और बात की टेंशन खाई जा रही है। टेंशन किस बात की माँ जी, क्या हुआ बताओ? मैं गोबर के उपले बनाकर जिन लोगों को बेचती हूँ, वो लोग आने ही वाले होंगे और उपले एक भी नहीं बने। अब मैं उन्हें क्या कहूँगी? मैं तो ये सोच रही हूँ। माँ जी, मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि उपले का बिजनेस बंद कर दो, लेकिन आपने सुना ही नहीं। चुप कर बहू, जब बोलेगी तो गलत ही बोलेगी। तू मेरी बहू है ना, मेरी एक बात मानेगी? माँ जी, एक नहीं 2 बात मान लूंगी, लेकिन मुझे गोबर के उपले वगैरह बनाने की उम्मीद मत करना। बहू देख, अब तो मैं बूढ़ी ही हो गई हूँ, और अगर तुझे इस घर की तिजोरी की चाबी संभालनी है तो गोबर के उपले बनाने पड़ेंगे, वरना तो जब मेरी आखिरी सांस चलेगी तब मैं ये सब दान में दे जाऊंगी। तिजोरी की चाबी तो चाहिए मुझे, लेकिन चाबी के लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हुआ बहू, इतना क्या सोच रही है? मैंने कुछ कहा है, बता, उपले बनाएगी? हाँ हाँ माँ जी, मैं तिजोरी की चाबी, अरे मेरा मतलब आपके लिए बस मैं गोबर के उपले बनाऊंगी। चल बहू, फिर काम कर और जा पहले गोबर इकट्ठा कर। सुजाता की बात मेघा मान लेती है और गोबर इकट्ठा करने के लिए चली जाती है। मेघा पहली बार गोबर इकट्ठा कर रही होती है, इसीलिए पहले वो एक कागज की मदद से गोबर उठा रही होती है और कागज गोबर की वजह से बार बार पिघल जा रहा था और गोबर मेघा के हाथ में लग रहा था। ये गोबर है या क्या है? एक तो इतनी बदबू आ रही है इसमें से, ऊपर से सीधा दिमाग में जा रही है गोबर की बदबू। माँ जी पता नहीं कैसे उपले बना लेती हैं, मुझसे तो गोबर इकट्ठा भी नहीं हो रहा है, बार बार हाथ से गिर जा रहा है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी मेघा से गोबर के उपले नहीं बनते हैं और वो रात होने के बाद घर चली जाती है। घर जाते ही मेघा अपने कमरे में नहा रही होती है कि तभी उसका पति कुणाल आ जाता है, जिसे गोबर की बदबू आ रही होती है। आय हाय, अब तक माँ ये गोबर के उपले छत पर या घर के बाहर बनाती थी, लगता है माँ जी ने आज तो गोबर के उपले घर में ही बना दिए। अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे ये माँ जी के गोबर के उपले बनाए थे, माँ जी ने बनाने को कहा था तो बस मैं वही बना रही थी। उपले तो बने नहीं, लेकिन गोबर में नहा लिया है मैंने। क्या तुमने और गोबर के उपले बनाए? आज तो तुमने सच में अलग ही कमाल किया है। तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है तो मुझे बता दो, गोबर के उपले नहीं बने, लेकिन तुम्हारा नक्शा जरूर बना दूंगी, वो भी पूरी दुनिया का। बताओ, बनाऊं मैं? अरे नहीं नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अब मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो बुराई मान गई। बुरा तो तुम मानोगे जब मैंने कुछ किया तो।
अरे ठीक है, अब बुरा क्यों मान रही हो? मैं तो बस थोड़ा सोच रहा हूँ कि आज तुमने गोबर के उपले बनाने का सोच भी कैसे लिया। ये तो सच में चमत्कार हो गया। अरे तुम्हारी माँ की वजह से अब मुझे गोबर के उपले भी बनाने पड़ रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मेघा और कुणाल की बहस होने लग जाती है। मेघा तो काफी परेशान हो रही थी गोबर के उपले बनाने की वजह से, लेकिन वो जैसे भी करके गोबर के उपले बनाने के लिए अगले दिन फिर जाती है और गोबर इकट्ठा करके बैठ जाती है। माँ जी गोबर के उपले पूरे गोल बनाती थी और अगर मुझे गोल उपले बनाने हैं तो चौका बीना लाना पड़ेगा। जैसे चौका पर रोटी गोल बनती है वैसे ही उपले भी गोल ही बन जाएंगे ना। मेघा अंदर से जाकर चौका बिना की मदद से गोबर को बेलने लगती है, लेकिन फिर भी मेघा से उपले बनते ही नहीं कि वहाँ सुजाता अपनी पड़ोसन के साथ आती है। सुजाता अपने पड़ोसन मेघा को चौका बिना की मदद से उपले बनाते हुए देखती है। अरे सुजाता, आज तो तुझे बिल्कुल आयुर्वेदिक गाय के गोबर वाली रोटी मिलेगी। बहू, ये क्या कर रही है? मैंने तुझे उपले बनाने को कहा था और तू रोटी बनाने लग गई। माँ जी मैं तो उपले बना ही रही हूँ। आप जैसे गोल बनाती हो मैं भी आपकी तरह गोल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हुआ, अब आप गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो काम ही कर रही हूँ ना। बहू, तुझे उपले बनाने को कहा था, रोटी नहीं। अरे उपले बनाने हैं तो उसमें थोड़ा भूसा और मिट्टी मिलाना। तू तो चौका बिना इस्तेमाल करने लगी। कभी देखा है मुझे ऐसे बनाते हुए? माँ जी मैं तो बस कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह ही परफेक्ट बना सकूँ। बहू, तू बहुत ही परफेक्ट बना रही है। सच में तेरे जैसा तो आज तक किसी ने बनाना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं होगा। सही है सुजाता, तेरी बहू भी। सुजाता को बहुत गुस्सा आता है अपनी बहू पर, क्योंकि उसकी वजह से पड़ोसन के आगे सुजाता और उसकी बहू का मजाक बनता है। कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी मेघा को गोबर के उपले बनाना नहीं आया था। कुछ दिनों के बाद मेघा की मेहनत रंग लाती है और वो उपले बनाना सीख जाती है। ये देखकर सुजाता को काफी अच्छा लगता है। ये सब देखकर एक दिन सुजाता एक तसले में गोबर लेकर अपनी बहू के पास जाती है। बहू, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अब नहीं माँ जी, मैंने अभी ही इतने सारे गोबर का उपले बनाए हैं, अब और नहीं बना पाऊंगी आज। बहू, ये गोबर के साथ साथ तेरे हाथों में घर की बागडोर भी सौंप रही हूँ। तूने तिजोरी की चाबी के लिए ये सब संभाला था, लेकिन मैं देख रही हूँ कि तूने पूरी मेहनत से काम किया है, इसीलिए मैं तुझे। इसलिए आप मुझे और गोबर पकड़ा रही हो कि मैं और भी ज्यादा उपले बनाऊं? अरे नहीं बहू, तुझे तिजोरी की चाबी चाहिए ना, तो ये चाबी इस गोबर में ही है और मेरा बिजनेस भी अब मैं तुझे सौंप रही हूँ। माँ जी आप सच बोल रही हो ना? आप ये सब मुझे ही सौंप रही हो? हाँ बहू, मैं सच बोल रही हूँ। और अगर तुझे तिजोरी की चाबी चाहिए तो तुझे गोबर में ही हाथ डालकर चाबी निकालनी होगी, फिर चाबी भी तेरी और मेरा बिजनेस भी तेरा। सुजाता अपनी बहू को तिजोरी की चाबी देती है और मेघा भी अपनी सास का बिजनेस आगे बढ़ाने में लग जाती है। गोपाल एक गरीब आदमी था जो कि संगमपुर गांव का रहने वाला था। गोपाल अपनी पत्नी गायत्री के साथ मिलकर एक ढाबा चलाया करता, जिसका नाम उसने गरीब का 5 स्टार ढाबा रखा हुआ था। उसके ढाबे का ये नाम देखकर और सुनकर गांव वाले उस पर बहुत हंसते थे। एक दिन सुबह के समय गोपाल अपनी पत्नी के साथ अपने ढाबे की साफ सफाई कर रहा था। तभी वहाँ गांव का एक हरिया नाम का आदमी आता है। गोपाल भाई, तुमने अपने ढाबे का नाम गरीब का 5 स्टार ढाबा क्यों रखा है? आखिर तुम्हारे ढाबे में ऐसी कौन सी खास बात है जो उसका नाम तुमने गरीब का 5 स्टार ढाबा रख दिया? मुझे तो इस ढाबे में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो 5 स्टार के मुकाबले में थोड़ा सा भी हो। भाई ये बात तो तुझे उन लोगों से पूछनी चाहिए जो यहाँ आते हैं और मुझ गरीब के 5 स्टार ढाबे का मजा उठाते हैं। एक बार तुम भी मेरे 5 स्टार ढाबे में आ जाओ, तब शायद तुम्हें भी समझ में आ जाए कि मैंने अपने ढाबे का नाम 5 स्टार ढाबा क्यों रखा है। भाई बुरा मत मानियो, लेकिन अपने ढाबे का नाम 5 स्टार रखने से कोई 5 स्टार नहीं हो जाता। बस लोगों का वहम होता है और तुम लोगों का वहम का फायदा उठाते हो। जिस दिन तुम्हारे ढाबे के आगे कोई 5 स्टार ढाबा खुल जाएगा ना, उस दिन देखना तुम्हारा जो ढाबा है ना 5 स्टार, ये सिर्फ नाम ही रह जाएगा। हरिया गोपाल से उसके ढाबे के नाम के चलते बहस कर रहा था। तभी गोपाल की पत्नी गायत्री वहाँ आती है। भैया, एक गांव के होने के बाद भी आप हमारी बढ़ोतरी देखकर जल क्यों रहे हैं? हमारी रोजी रोटी जैसे तैसे चल रही है, चलने दीजिए। हमारी रोजी रोटी पर लात क्यों मार रहे हैं? भाभी मैं तो बस ये कह रहा था कि आप अपने ढाबे का नाम कुछ और रख लीजिए, वो भी अपनी हैसियत को देख के।
जो आपके ढाबे पे सूट भी करे। खैर मुझे क्या, मैं तो बस राय दे सकता हूँ। मुझे ये तो पता था कि आप एक बहुत ही जलनशील आदमी हैं, लेकिन आप दूसरों को देखकर इतना जल सकते हैं, आज पता चल रहा है। आप सुबह सुबह ना ही अपना दिन खराब करिए और ना ही हमसे बहस करके हमारा। गायत्री की बात सुनकर हरिया चिढ़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद गायत्री और गोपाल अपने ढाबे के कामों में लग जाते हैं। गोपाल ने अपने ढाबे को 5 स्टार ढाबा बनाने के लिए हर तरह से कोशिश की। जैसे उसने अपने ढाबे को एक बड़े वृक्ष की छांव के नीचे खोला हुआ था, अपने ढाबे के आसपास गार्डनिंग कर रखी थी, कम पैसों में ज्यादा खाना दिया करता था। एक गरीब के 5 स्टार ढाबे में जो कुछ वो कर सकता था, उसने वो सब चीजें करने की कोशिश की। एक दिन उसके ढाबे पर बहुत भीड़ लगी होती है, तभी हरिया वहाँ आता है। गाँव वालों, क्या तुम सभी एक नकली 5 स्टार ढाबे का खाना खा रहे थे? अब तो सच में आप लोगों को 5 स्टार ढाबे का खाना मिलेगा। क्यों हरिया, तेरी लॉटरी लग गई है क्या, जो तू हमें शहर ले जाकर 5 स्टार ढाबे में खाना खिलाएगा? हमारे लिए तो हमारे गोपाल गरीब का 5 स्टार ढाबा ही ठीक है। हाँ, मेरी लॉटरी तो लगी है, लेकिन ये समझ लो हमारे गांव में ना 5 स्टार ढाबा खुलने वाला है। कुछ समय के बाद गांव के सभी लोग 5 स्टार ढाबे का सुख उठा सकते हैं। क्यों, शहर में जाकर डकैती करके आया है क्या, जो तेरे पास इतने पैसे आ गए हैं कि तू गांव में खुद का 5 स्टार ढाबा खोल सके? जाकर अपना काम कर, तुझे पागल बनाने के लिए अपने गांव वाले ही मिले हैं क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने और मेरे दोस्त ने, हम दोनों ने मिलके सामने वाली जमीन पे 5 स्टार का ढाबा खोलने का सोचा है और कल से ना काम चालू हो जाएगा। बहुत ही जल्द ना इस गांव में सच में 5 स्टार वाला ढाबा होगा, वो भी अमीर का, ना कि किसी गरीब का जो सिर्फ नाम का हो। लेकिन ये जमीन तो तेरी है ना हरिया, और इसके सिवा तेरा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तू अपना सब कुछ अपने दोस्त को दे दिया 5 स्टार ढाबे के लिए? मुझे इस ढाबे में ना पार्टनरशिप मिलेगी, जमीन मेरी और ढाबा मेरे दोस्त का। अच्छा पैसा कमाऊंगा मैं, और इन नकली 5 स्टार ढाबे वालों को मैं बताऊंगा कि असली 5 स्टार ढाबा क्या होता है। हरिया की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बातों में भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गायत्री और गोपाल परेशान हो जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपने ढाबे का सारा काम निपटाकर अपने घर जाते हैं। सुनिए जी, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है। कहीं सच में हरिया के दोस्तों ने 5 स्टार जैसी सुविधा देकर 5 स्टार ढाबा खोल दिया तो हमारे ढाबे का क्या होगा? हमने इतनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये ढाबा बनाया है, अब क्या होगा? तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ नहीं होगा। हम किसी से कोई जलन नहीं रखते हैं। हम अपना काम जैसे आज तक पूरी मेहनत से करते आए हैं, ऐसे ही आगे भी करेंगे। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। शायद आप सही कह रहे हैं, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बेवजह आपको परेशान किया और खुद भी परेशान हुई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। गोपाल इतना कहकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ढाबे पर पहुंचता है तो देखता है कि उनके ढाबे के सामने एक नया ढाबा बन रहा है, लेकिन दोनों इस चीज को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। समय बीतता है और कुछ समय में ही उनके ढाबे के सामने एक नया 5 स्टार ढाबा बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं, क्योंकि जहां गरीब के 5 स्टार ढाबे में ठंडक पेड़ की छांव से आती थी, बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सियां थी, आसपास की सजावट पौधों से थी, वहीं असल में 5 स्टार ढाबे में ठंडक के लिए एसी था, बैठने के लिए अच्छे सोफे और टेबल थे, आसपास की सजावट महंगी लाइटिंग से थी, जिसे देखकर सभी गांव के लोग वहीं जाया करते। एक दिन हरिया गोपाल के ढाबे पर कुछ लोगों को बैठे देखकर उनके पास जाता है। क्यों भाई, आज तुम्हारे ढाबे के लोग कहाँ गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। आज कोई तुम्हारे ढाबे पे खाना खाने नहीं आएगा क्या? हरिया अभी जा यहाँ से, मुझे काम करने दे भाई, दिमाग खराब मत कर मेरा, जा यहाँ से। कहा था ना तुझे, एक दिन तेरा ये नकली 5 स्टार ढाबा हटवा दूंगा। और देख, धीरे धीरे वो समय भी आ रहा है, बहुत जल्दी ना तेरा ये ढाबा यहाँ से गायब हो जाएगा। हरिया इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। 5 स्टार की चमक धमक देखकर गांव वाले हरिया के ढाबे की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और गांव में कई दिनों तक लाइट नहीं आती, जिस वजह से लोग फिर से गोपाल के ढाबे पर जाने लगते हैं। लेकिन फिर हरिया लोगों को अपने ढाबे पर आकर्षित करने के लिए हफ्ते में 2 दिन खाना फ्री कर देता है, जिस वजह से गांव के लोग फिर से उसके ढाबे पर जाने लगते हैं। धीरे धीरे
गोपाल के पास सच में अपना ढाबा बंद करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। तभी एक दिन कल्याणी नाम की औरत गांव में आती है और हरिया के होटल में जाती है। ये क्या है? तुम लोगों ने मेरी जमीन पर ये ढाबा क्यों खोला हुआ है? अभी के अभी इस जगह को खाली करिए, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी जगह खाली करवाने की। मैडम, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये जमीन मेरी है और ये ढाबा मेरे दोस्त का है, बस चलाता मैं हूँ। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, बस मुझे ये पता है कि ये मेरी जमीन है। मुझे तुम्हारे दोस्त ने ही बेची है ये जमीन। जब ये जमीन मेरी है तो कैसे बेच सकता है? मेरी तो उससे बात सिर्फ ढाबा चलाने तक की हुई थी, जमीन तो मैंने बेची ही नहीं। और बिना पेपर पे साइन किए वो जमीन कैसे बेच सकता है? इस पेपर पर तुम्हारे साइन है। अब मुझे नहीं पता कि उसने तुमसे ये साइन कब और कैसे करवाए, लेकिन ये जमीन मेरी है और मैं यहाँ कोई ढाबा नहीं खोलना चाहती हूँ। कल्याणी इतना कहकर कुछ लोगों से बोलकर ढाबे का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकवा देती है। ये नजारा गांव के खड़े सभी लोग देख रहे थे। हरिया अपने सर पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। तभी गांव की एक औरत उसके पास आती है। जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर उसी गड्ढे में वो खुद गिर जाते हैं। तुम गोपाल का ढाबा बंद करवाना चाहते थे, यहाँ तुमसे तुम्हारी जमा पूंजी तक छिन गई। सबकी बातें सुनकर हरिया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद हरिया गोपाल से अपनी गलती की माफी मांगता है और दोबारा फिर कभी ऐसी कोई हरकत ना करने का वादा भी करता है। कोमल शुरू से ही एक मॉडल बनना चाहती थी, क्योंकि उसमें वो सब खूबियां थी जो कि एक मॉडल बनने के लिए चाहिए थी, जैसे खूबसूरती, नशीली आंखें, लंबे बाल और सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली उसकी पतली कमर, जिसे देखकर ना जाने कितने लोग उसके दीवाने हो जाते थे। कोमल के घर वालों को ये बात पसंद नहीं थी कि वो एक्टिंग या मॉडलिंग करे। ऐसे ही एक दिन कोमल साड़ी पहने मेकअप करके खुद को आईने में निहार रही थी और रैंप वॉक कर रही थी। ऐसा करते देखकर उसकी माँ सरला उसके पास आती है। ये क्या कर रही है कोमल? तुझे कितनी बार कहा है ना कि मॉडलिंग करने की कोशिश मत किया कर, लेकिन तू मानती नहीं है। बार बार रेडी होकर शीशे के सामने कमर मटका मटका कर चलना शुरू कर देती है। तुझे जिंदा रहना है या नहीं? लेकिन माँ, इसमें बुराई ही क्या है? अगर मैं सुंदर हूँ तो मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए ना। आपको नहीं पता, लेकिन एक दिन अपनी इसी खूबसूरती और पतली कमर से ना मैं दुनिया भर में मशहूर हो जाऊंगी और फिर आप मेरी तारीफ करेंगी। अरे वो दिन आने से पहले ही मैं तेरा मुंह काला कर दूंगी, किसी लंगड़े लूले आदमी से शादी करवा कर। तेरे नैन नश्क देखकर तो पता चल रहा है, अगर जल्दी तेरी शादी नहीं करवाई तो तू पता नहीं कब फरार हो जाए। आज का जमाना वैसे भी ठीक नहीं है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको अपनी बेटी पर जरा भी भरोसा नहीं है क्या? नहीं। इतना कहकर अब सरला वहाँ से चली जाती है और कोमल की एक बात नहीं सुनती। कोमल अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करके वापस मॉडलिंग की प्रैक्टिस करने लगती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब सरला अपनी बेटी की शादी के लिए पड़ोस की मीना से बात करती है। मीना बहन, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ। हाय दैया, ये कैसी बात कर रही हो सरला बहन? भला मैं क्यों किसी लड़के पर नजर रखूंगी? मेरा बुढ़ा ही काफी है मेरे लिए। भले ही उसके मुंह में दांत नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने बुढ़े के अलावा किसी को नहीं देखती हूँ। अरे मेरा मतलब था कोई कुंवारा लड़का हो मेरी बेटी की शादी के लिए तो बताओ। तो ये कहो ना कि आपको आपकी बेटी की शादी के लिए लड़का चाहिए। मुझे लगा मेरी बात कर रही हो। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो इस उम्र में तुम्हारी शादी की बात करूंगी? मेरी बेटी के लिए कोई लड़का है तो बताओ। सोच रही हूँ इसी साल उसके हाथ पीले करवा दूं, इससे पहले कि वो मेरा मुंह काला करवा दे एक्टिंग के चक्कर में घर से भागकर। एक लड़का है तो, लेकिन उससे आपकी बेटी का कोई मेल नहीं खाएगा। लड़का दौलत के मामले में एकदम सही है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपना घर, काम, जमीन सब है, बस लड़के में एक ही कमी है। क्या कहा? लड़के में कमी है? ऐसी क्या कमी है? लड़का मोटा है और कुछ नहीं। लड़का मोटा है? वैसे काले गोरे या मोटे पतले से आजकल किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस लड़का सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी में कोई कमी है, इसलिए मैं उसकी शादी एक मोटे लड़के से करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन क्या है ना कि मोटा पतला सब धरा रह जाता है, बस बेटी को ससुराल में किसी चीज की कमी ना हो। सरला बहन, मैं आपकी बातें समझ रही हूँ और लड़का भी बहुत भोला वाला है। आपकी बेटी को पलकों पर बैठा कर रखेगा। आखिर इतनी सुंदर बहू जो मिल रही है इन्हें। हाँ, ये बात तो है।
ठीक है, तो आप उनसे बात कर लो शादी की। अगर वो मान जाते हैं तो हम शादी की तारीख फिक्स कर देंगे। ठीक है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ। इतना कहकर अब सरला वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मीना लड़के वालों से बात करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, जिसके बाद मीना सरला के घर आती है और उससे कहती है, कहाँ हो सरला बहन, जरा बाहर आओ। हाँ मीना बहन, बताओ क्या हुआ। तुमने कहा था ना सरला बहन कि इस लड़के के घर वालों से रिश्ते के लिए बात करूं, तो मैंने उनसे बात कर ली है और वो कह रहे हैं कि उन्हें लड़की से मिलना है। वो चाहते हैं कि लड़का लड़की एक बार साथ बैठकर बातें कर ले और पहचान बढ़ा ले तो अच्छा होगा। क्या लड़का लड़की को मिलवाना है? अगर ऐसा हुआ तो कोमल साफ मना कर देगी। शादी के लिए मुझे कुछ करना होगा। किस सोच में पड़ गई आप? कुछ नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रही थी कि सामने मिलने की क्या जरूरत है? अगर घर वाले राजी हैं तो ज्यादा सही होगा ना। और हमारे में शादी से पहले लड़का लड़की को मिलने नहीं देते, अशुभ माना जाता है। बाकी मैं लड़के की माँ से बात कर लूंगी। ठीक है सरला बहन, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर अब मीना वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं, जिसके बाद लड़के वाले घर आते हैं, पर उनके साथ लड़का नहीं आता। वो लोग कोमल को पसंद कर लेते हैं और तोहफे में बहुत सारी चीजें भी देते हैं, जिन्हें देखकर कोमल भी खुश हो जाती है। माँ ये सब तो ठीक है, पर इनमें से लड़का कौन था जिससे मेरी शादी होने वाली है? बेटी वो नहीं आया क्योंकि उसे काम था। लेकिन माँ, बिना किसी को जाने पहचाने, बिना देखे मैं किसी से कैसे शादी कर सकती हूँ? एक बार आप मुझे उससे मिलवा तो दो। तो इसमें मिलने वाली कौन सी बात है? मेरे पास लड़के की तस्वीर है, मैं अभी तुझे दिखाती हूँ। इतना कहकर अब सरला कोमल को वो तस्वीर दिखाती है, जिसमें 3 लड़के खड़े थे और जो सरला नीरज के दोस्त को उसका होने वाला पति बताती है। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर था और कोमल उसे पसंद कर लेती है। कुछ समय बाद नीरज और कोमल की शादी होती है और जब मंडप में नीरज सहरे से मुंह ढके आता है तो उसे कोमल देखती है। माँ ये क्या है? जब मैंने तस्वीर में लड़के को देखा तो वह बहुत पतला था, लेकिन अब ये मोटा कैसे हो गया? अरे नहीं, तुझे ऐसा लग रहा होगा। ध्यान से देख, उसने अंदर से कपड़े पहने हैं कितने सारे, इसलिए तुझे ये मोटा लग रहा है। लेकिन माँ ऐसा कैसे हो सकता है? अब ज्यादा सवाल मत कर। शादी में दुल्हन को ज्यादा सवाल नहीं करने चाहिए। आराम से बैठ। इतना कहकर अब सरला उसे चुप करवा देती है, जिसके बाद नीरज और कोमल की शादी हो जाती है। शादी के बाद कोमल अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी, जहाँ नीरज आता है। तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? ये कमरा हमारा है और तुम मेरी बीवी हो, तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? क्या कहा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये कमरा? बकवास मत करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो कोमल? हमने अभी तो शादी की है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? कोमल को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी से अपनी माँ को कॉल लगाती है, जिसके बाद सरला कोमल को सब बताती है। मैंने तुझे जानबूझकर सच नहीं बताया। अगर मैं तुझे बता देती कि तेरी शादी एक मोटे लड़के से होने वाली है, तो तू शादी करने से मना कर देती या भाग जाती। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। देख, भले ही तेरा पति मोटा है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए अब जो है उसमें खुश रह। लेकिन माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतना कहकर अब सरला कॉल काट देती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी कोमल को इस सच को अपनाना पड़ता है। लेकिन वो नीरज को खुद से दूर रहने के लिए कहती है। नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोमल ऐसा क्यों कर रही है। अब जो भी था, जैसा भी था, लेकिन था तो वो कोमल का पति ही। कोमल नीरज से बहुत अकड़ कर बात करती, लेकिन नीरज उससे बहुत प्यार से पेश आता। जब भी दोनों किसी काम से बाहर जाते तो सभी उन्हें देखकर बातें बनाया करते। एक दिन तो दोनों पति पत्नी बाजार से कुछ शॉपिंग करके आ रहे थे। कोमल तेज कदमों के साथ आगे चल रही थी, पर ज्यादा वजन होने की वजह से नीरज चलते चलते थक गया। तभी जल्दी से कोमल अपने एक्स बॉयफ्रेंड से टकरा जाती है। देख कर नहीं चल सकते क्या? अरे विनय, तुम? कोमल बेबी, मेरे लिए रुको ना। ओहो, तो ये है तुम्हारा हब्बी जिसके लिए तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? अब इस डबल ढोल से ना अच्छा तो मैं ही दिखता था। मुझ में क्या कमी नजर आ गई तुम्हें? ऐसा कहते हुए विनय उसे और भी बहुत ताने देता है, पर कोमल भी चुपचाप सुनती रहती है। और पीछे से एक काली लड़की आती है और वो विनय को बेबी कहती है। ये देखकर कोमल हंसने लगती है। ओहो, तो ये तुम्हारी बेबी सोना? इससे अच्छा तो मेरा डबल डोर पति है।
कम से कम जिम करके पतला तो हो जाएगा। तुम अपनी इस काले तवे वाली बीवी की शक्ल पर कितना भी पाउडर लगा लो, ये तो गोरी होने से रही। बड़ा आया मेरे पति की बुराई करने वाला। और हाँ सुनिए, आप इस चिंपैंजी से भी अच्छा बनना है आपको, इसलिए कल से ही जिम जाओगे आप। नीरज ये सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि पहले कोमल उसकी ओर देखने को भी तैयार नहीं थी, पर अब वो उसको बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, ताकि नीरज भी बाकी लोगों की तरह फिट हो जाए और कोमल को उसके साथ आने जाने में शर्म न आए। रमेश की 2 बेटी थी, मधु और खुशबू। रमेश अपनी दोनों ही बेटियों को बहुत प्यार करता था और दोनों को वो अच्छे पोस्ट पर देखना चाहता था। हालांकि रमेश के घर में शुरू से ही कोई मांस मच्छी नहीं खाता था। एक रोज मधु देर शाम अपनी एक्स्ट्रा क्लास करके घर आती है। तभी दामिनी अपनी बेटी से पूछती है, मधु, खुशबू कहाँ है? आज वो तेरे साथ नहीं आई? माँ, उसकी छुट्टी तो मुझसे पहले ही हो गई थी। मुझे नहीं पता वो अब तक क्यों नहीं आई। आप उसे कॉल कर लो। मैंने कितनी बार तुम दोनों को कहा है, साथ जाते हो तो साथ आया भी करो, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो। रुको माँ, मैं अभी उसकी दोस्त नूरी से पूछती हूँ। दोनों साथ ही निकले थे। अब मधु जैसे ही खुशबू की दोस्त नूरी को कॉल करती है तो पता चलता है कि नूरी के साथ खुशबू उसके घर पर है। तब जाकर दामिनी की सांस में सांस आती है। अब दामिनी अपनी बड़ी बेटी मधु से कहती है, मधु, उसे थोड़ी देर में फिर से फोन करके कह दियो घर जल्दी आ जाए, वरना तेरे बाप आ गए तो वो खामखा चिल्लाएंगे मुझ पर। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर बाद उसको फोन कर लूंगी। अब इधर खुशबू अपनी दोस्त नूरी के घर मटन बिरयानी खाती है और खाते हुए अपनी दोस्त को कहती है, नूरी यार, तू कितनी लकी है। तेरी मम्मी ने कितनी अच्छी मटन बिरयानी बनाई है, जिसे खाने के बाद तो हैदराबादी बिरयानी को भी अच्छे भूल जाएं। वो तो है, अम्मी जान बिरयानी बनाती तो बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे घर वालों को कभी पता लगा कि तू मेरे घर आके बिरयानी खाती है तो वो तेरा मेरे घर आना ही बंद करा देंगे। वैसे इसके बारे में माँ पापा को बताएगा कौन? तू तो मेरे घर वालों को ये बताने से रही और किसी को पता चलने से रहा। अब रात के करीब 8 बजे खुशबू नूरी के घर से मटर बिरयानी खाकर आती है और घर आते ही अपनी माँ दामिनी से कहती है, माँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझे खाना नहीं खाना, मैं अब सोने जा रही हूँ। पेट में ही दर्द है या कुछ खाकर आई है? सच बता। माँ, भला मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? खुशबू को मटर बिरयानी खाने की आदत भी नूरी की वजह से ही लगी थी। दोनों स्कूल फ्रेंड थे और जब भी नूरी स्कूल में बिरयानी लाती तो खुशबू को उस बिरयानी की खुशबू से अपने आप को वो रोक नहीं पाती। और अब जब कुछ समय बाद ही खुशबू के पापा घर आते हैं तो वो मधु से पूछते हैं, पापा, आज उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो सो गई है। ऐसे कैसे दर्द है? और तुमने उसे सुला दिया, दवा दिया नहीं? अभी अभी सोई है तो आप उसे उठा क्यों रहे हो? चलो आप खाना खा लो। खुशबू का पेट तो भरा हुआ था, इसीलिए वो बहाना बनाकर सो जाती है। अब अगली सुबह मधु कॉलेज के लिए निकल जाती है और खुशबू अपने स्कूल के लिए, जो कि अभी 12वीं में थी। अब लंच के समय भी नूरी रात वाली मटर बिरयानी लेकर आती है तो खुशबू नूरी से कहती है, नूरी, तू मेरी ये खीर पूरी खा ले, लेकिन मुझे ये मटन बिरयानी दे दे। तू अपना खाना क्यों नहीं खाती? वैसे भी मैं तो अपने घर का चिकन बिरयानी मटन बिरयानी खा खा कर परेशान हो गई हूँ। ये ले, तू ही खा ले और मुझे अपना खाना दे दे। अब अपने लंच टाइम में भी खुशबू मटर बिरयानी खाती है। हालांकि ऐसे ही समय बीतता है। एक दिन खुशबू छुट्टी वाले दिन पार्क में अपनी दोस्त नूरी को बुलाती है और नूरी से कहती है, नूरी, चल चलकर बिरयानी खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो तूने मुझे फोन करके जल्दी में इसलिए बुलाया है क्योंकि तुझे मटन बिरयानी की तलब लगी थी? हाँ यार, चल अब चलकर कोई दुकान ढूंढते हैं। अब खुशबू नूरी के साथ बिरयानी की दुकान पर जाती है और दोनों उसी दुकान में बैठकर बिरयानी खा रहे थे। तभी खुशबू को उसकी पड़ोसन विमला देख लेती है और अब खुशबू टेबल के नीचे छुपते हुए नूरी से कहती है, नूरी, मेरी पड़ोस वाली विमला आंटी इस दुकान में क्या करने आ गई? अब इसने कुछ बोल दिया ना तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जैसे ही विमला दुकान के अंदर आती है वो नूरी को पहचान जाती है और नूरी से कहती है, नूरी बेटा, तू यहाँ? अच्छा, बिरयानी खाने आई है? अकेले आई है या मम्मी पापा के साथ आई है? नहीं नहीं आंटी, अकेली नहीं हूँ इस बार, मेरी बहन भी है मेरे साथ।
वो क्या है ना, उसका पैसा गिर गया है तो वो वही ढूंढ रही है। अच्छा बेटा, मैं यहीं पास में बैठी हूँ, तुम लोग खाओ। खुशबू चल बिना किसी के सुने यहाँ से निकल जा, मैं पीछे से पैसे देकर आती हूँ। अब खुशबू भी नूरी के कहने पर जैसे ही दुकान से निकलती है, वो अपनी बड़ी बहन मधु से टकरा जाती है। अब मधु खुशबू को देखने के बाद उस बिरयानी की दुकान को देखती है और खुशबू से कहती है, तू इसी दुकान से निकली है ना, इसका मतलब तूने मांस खाया है। दीदी वो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मटन वाली, इसलिए मैं यहाँ चली आई। चला माँ को बताती हूँ, तू नूरी के घर जाने के बहाने ये सब खाती है। दीदी दीदी प्लीज, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो ये तो मेरे साथ आई थी और इसे मेरी ही वजह से ये बिरयानी खाने की आदत लगी है। खुशबू अपनी दीदी को खूब समझाती है और वो अपनी बहन से कहती है कि वो अब कभी बिरयानी नहीं खाएगी। इसीलिए मधु भी अपनी माँ को ये बात नहीं बताती। अब देर शाम विमला दामिनी के घर आती है। तभी वो देखती है कि खुशबू सोफे के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। अब विमला को खुशबू को देखकर बिरयानी की दुकान वाली लड़की याद आती है। ये कपड़े, बाल, सब कुछ तो उस बिरयानी की दुकान वाली लड़के से मिल रहे हैं, और वो नूरी भी तो इसी खुशबू की दोस्त है। कहीं हो ना हो वो खुशबू ही थी। अरे विमला क्या बड़बड़ा रही है, क्या हो गया? मटन बिरयानी क्या कुछ भी बोल रही है, वो भी खुशबू को देख। तुझे तो पता ही है मेरे घर में कोई भी ये सब खाता ही नहीं है। दामिनी, क्या तू जानती है कि तेरी बेटी खुशबू को आज मैंने बिरयानी की दुकान पर बिरयानी खाते हुए देखा। अच्छा है, हंसी मजाक करना, लेकिन विमला बहन ये मांस मछली का नाम हमारे घर में मत ही लिया करो जब हम खाते ही नहीं तो। दामिनी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। खुशबू को मैंने अपनी आंखों से बिरयानी खाते हुए देखा था। आपको कैसे पता आंटी जी कि खुशबू ही थी उस दुकान पर? रुको, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। नूरी, आज तुम्हें खुशबू मिली थी क्या? नहीं दीदी, उसे तो मैंने नोट्स दिए थे अपनी दूसरी दोस्त के हाथ, तो वो तो आज मुझे मिले ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? ठीक है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। विमला की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब विमला तो अपने घर आ जाती है, लेकिन खुशबू की आदत इतनी जल्दी कहाँ जाने वाली थी। और कुछ दिनों बाद ही खुशबू को फिर से बिरयानी की तलब लगती है और वो अपनी दोस्त से इस बार बिरयानी खाने पार्क में मंगवाती है। ये ले, जल्दी से खा ले, वरना आज किसी ने देख लिया तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। अरे कोई भी नहीं आएगा इस समय इस पार्क में, मुझे खाने दे तू, तब तक इधर उधर देख ले। अब खुशबू बिरयानी खा ही रही थी कि तभी रमेश उस पार्क में पहुंच जाता है, जो नूरी और खुशबू को पार्क में बैठा देख लेता है। खुशबू, ये सब, ये मांस हड्डी, मतलब तुम मांस मछली खाती हो? अंकल नमस्ते, मैं चलती हूँ, मेरी अम्मी आवाज लगा रही है। हाँ अम्मी, आई। ये भी फंसा कर चली गई, और इसकी अम्मी यहाँ कब आई? आज तो मेरे पापा मेरे जान ही ले लेंगे। बेटा, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। ये सब क्या खा रही है तू यहाँ पे? पापा, वो मुझे ये खाने की आदत लग गई थी, मैं क्या करती? अब से मैं ये नहीं खाऊंगी। घर पहुँच, फिर बात करते हैं। अब घर पहुंचकर रमेश खुशबू को उल्टियां करवाता है, नहलवाता है और खुशबू से कहता है, आज से 7 दिनों तक इसे सिर्फ दूध फल देना, खाना भी नहीं। ये सब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है दामिनी। खुशबू तो इस इंसिडेंट के बाद बिरयानी को हाथ तक नहीं लगाती, क्योंकि इतने दिन भूखा रहकर वो सिर्फ पछता ही रही थी। सरला की बहू चमेली कुबड़ी थी, जिस वजह से चमेली को कामकाज करने में काफी दिक्कत आती थी। एक रोज सरला हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, और सरला क्या कर रही है? तेरी कुबड़ी बहू कहीं नजर नहीं आ रही? मायके तो नहीं गई है? अरे धीरे बोल विमला, सुन लिया तो बवाल हो जाएगा बिन बात का। यही काम करने में तो लगी हुई है, तू जानती तो है उससे काम होता भी तो नहीं है। हाँ ये तो है, कुबड़ के कारण दिक्कत होती होगी। वैसे बुरा ना माने तो एक बात कहूँ सरला, तूने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे उस समय तो मेरी आंखों पर पट्टी लगी थी, जो उसके पीठ पर इतना बड़ा कुबर देखकर भी मुझे ये अच्छी लगी। ये अच्छी लगी या पैसा अच्छा लगा? देख सरला, विमला तो सच बोलती है, जिसे बुरा लगना हो लग जाए। तेरी बात तो ठीक है, इसके बाप ने पैसे इतने दिए कि मैं ना नहीं कर पाई। अब सरला विमला ये बातें कर रही थी कि तभी चमेली हॉल में पोछा मारने आती है और अपनी बहू को देखकर सरला विमला से कहती है, कुछ भी बोल विमला, लेकिन मेरी बहू लाखों में एक है। बहू काम हो गया हो तो 2 कप चाय बना ला।
बाप रे, ये सरला तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकली। अभी कुछ देर पहले अपनी ही बहू की बुराई कर रही थी और अब सामने में उसकी तारीफ कर रही है। ये सच में किसी की नहीं है। जी माँ जी, बस अभी लाती हूँ चाय आपके लिए। अब चमेली किचन में जाती है। उसे चूल्हा तो दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो चूल्हे पर चाय चढ़ाने के लिए पतीला चढ़ा देती है और उसमें दूध, चीनी, पत्ती, पानी सब डाल देती है और कुछ समय बाद ही चाय छानकर विमला और सरला को देने जाती है। अरे चमेली, मुझे डायबिटीज नहीं है, अभी भी 50 की उम्र में जवान हूँ। अरे क्या बोल रही है, चाय में चीनी नहीं है क्या? अब जैसे ही सरला चाय पीती है तभी उसे पता चलता है कि चाय में चीनी नहीं है। अब सरला चमेली से कहती है, अरे बहू, चाय में चीनी तो है ही नहीं, कैसी चाय बनाई है? कहीं चीनी चाय की पतीली में डालने की जगह चूल्हे पर तो नहीं डाल दिया? माँ जी, आपको भी पता है ना मुझसे चूल्हा कितना ऊंचा है, कुछ नहीं दिखता। मैं तो अंदाजे से ही खाना बनाती हूँ। बहू, ऐसे कैसे तू अंदाज में खाना बना लेती है? जरा मैं भी तो देखूं। अब इतना बोलकर विमला चाय के कप के साथ किचन में जाती है तो देखती है कि चूल्हे पर दूध, मसाले, चाय पत्ती की डब्बी और चीनी सब गिरा हुआ है। लेकिन विमला की नजर चाय पर रखे पतीले पर जाती है जिसमें छिपकली गिरी हुई थी और उसमें चाय नहीं थी। ये देखकर विमला के हाथों से चाय का कप छूट जाता है। राम राम सरला, ये क्या किया तूने? मुझे छिपकली वाली चाय पिला दी, अब तो मैं मर जाऊंगी। अरे वो अभी ही पतीले में गई है, मैंने देखा है खुद ही। मैं कैसे विश्वास कर लूं? सरला, अब मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगी। बहू, मैं तो बहुत परेशान हूँ तेरे कुहबड़ से। कभी खाने में मिर्च ज्यादा हो जाता है तो कभी खाने में नमक ही नहीं रहता है और मुझसे अब काम नहीं होता है जो मैं खाना पीना बनाऊं। माँ जी, 10 लाख दहेज में यही मिलेगा, बाकी आपको पसंद नहीं तो मैं इस घर से चली जाऊंगी, लेकिन एक ही शर्त है, वो पैसे मुझे लौटा दो। अरे बहू, मैं तो बस समझा रही थी और कुछ भी नहीं। तू भी ना बातों को दिल पर ले लेती है। चमेली के कुबड़ की वजह से वो झाड़ू पोछा तो अच्छे से कर पाती थी, लेकिन किचन में खाना वो अंदाजा लगा लगा कर बनाती, क्योंकि कुबड़ के कारण वो ज्यादातर झुकी ही रहती। इस वजह से खाने के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाया करती। एक दिन देर शाम को चमेली किचन में सब्जी रोटी बनाती है, लेकिन जब सरला खाना खाने आती है तो वो देखती है कि रोटियां जली हुई थी और अध पक्की थी और सब्जी तो पकी ही नहीं थी। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू क्या बात है, आज तो तूने क्या खाना बनाया है? खाकर तो मजा ही आ गया। तूने खाना खाया? नहीं माँ जी, मुझे टिंडे की सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, वैसे तू भी खाकर देख, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। लगता है मेरी बातों का तुझ पर जल्दी असर हो गया। माँ जी, मेरी तो शुरू से आदत है, एक बार किसी ने किसी भी काम के लिए मुझे टोक दिया, उसके बाद मजाल है कि वो गलती मैं दोबारा कर दूं। बढ़िया, मुझसे कोई बोल दे तो फिर मैं गलती नहीं करती। अरे बहू, तू कुछ सही ही कहाँ करती है। मैं तो उसके 10 लाख रुपए लेकर पछता रही हूँ, हर बात पर उसकी ही धमकी देती है। अब सरला भी वहीं अध पका खाना खाकर सो जाती है, लेकिन रात के करीब 2 बजे किचन में से कुछ गिरने की आवाज आती है। अब सरला तो हॉल में सो रही थी। वो उठते ही कहती है, कौन है? चोर तो नहीं है? कौन है किचन में? बोलता क्यों नहीं? अब जैसे ही सरला किचन में पहुंचती है वो देखती है कि कुछ सफेद सा खड़ा है और वो चिल्लाने लगती है, भूत! बहू कहाँ है तू? मैंने भूत देख लिया। बहू कहाँ है? माँ जी, मैं हूँ चमेली। माँ जी, अरे माँ जी, आप भाग क्यों रही हैं? हे भगवान, बचा ले मुझे, इस उम्र में भागा भी तो नहीं जाता। अरे माँ जी रुको ना, मैं ही हूँ आपकी चमेली। हे भगवान, ये तो मेरी ही बहू की तरह बोलती भी है। कहीं इसने बहू को मार तो नहीं दिया और उसकी आत्मा मुझे दिख रही है। अरे माँ जी रुको तो सही। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, दूर हो जा, छू मंतर। अरे माँ जी बात सुनो मेरी, चुप करो। अरे बाप रे, कैसी ढीठ आत्मा है, इस पर तो कोई भी मंत्र तंत्र काम ही नहीं कर रहा है। अब इधर उधर भागने के बाद ही सरला बेहोश हो जाती है और इधर चमेली सरला को जैसे तैसे उठाती है, लेकिन अब सरला उठते ही चमेली को देखकर फिर से बेहोश हो जाती है। बजरंग बली, मेरी मदद करो। शायद फिर से मुझे भूत समझकर डर गई। अब चमेली अपना मुंह धोकर आती है और फिर सरला को उठाती है और इधर सरला भी घबराई हुई उठती है और चमेली से कहती है, बहू तो जिंदा है? मुझे तो लगा वो चुड़ैल ने तुझे भी मार चुकी है। बहू चल, हम विमला के घर चलते हैं, लल्ला को भी कल ही जाना था शहर।
माँ जी वो कोई भूत नहीं था, बल्कि मैं ही थी। मैं किचन से पानी की बोतल ढूंढने के लिए हाथ ऊपर करके बोतल ढूंढ रही थी और मुझ पर आटे का डब्बा गिर गया। बहू तू पहले क्यों नहीं बोली, मुझे अटैक आ जाता तो। माँ जी आप सुनने को तैयार भी तो नहीं थी, मैं क्या ही करती। जैसे ही आप सामने आती आप और भी ज्यादा चिल्लाने लगती। अब अगली सुबह सरला के घर विमला आती है और वो सरला को सोया हुआ देखकर सरला से कहती है, और सरला, तेरी गुड़गुड़ वाली मॉर्निंग हुई या नहीं? अभी तक सो रही है। वैसे मेरा बेटा कह रहा था रात में तू भूत भूत चिल्ला रही थी। क्या बताऊं विमला, मेरी बहू। क्या हुआ उसे? निकल ली क्या? कैसे, कब हुआ ये सब? और तू सो रही है, कहाँ है वो? मरी नहीं है, वो भूत बनी घूम रही थी। आटे का डिब्बा गिरा लिया था अपने ऊपर। बताओ, तू भी बड़ा दुख काट रही है अपनी इस कुबड़ी बहू के चक्कर में। मैं तो बेहोश ही हो गई थी विमला। अब समझ नहीं आ रहा इसकी रसोई का क्या करूं। कल अधपक्की सब्जी बना दी। मैं तो कहती हूँ इसकी रसोई को नीचे करवा दे, कम से कम इसे सब कुछ नजर तो आएगा। विमला कैसे करूं, इतने पैसे वैसे ही नहीं है मेरे पास। अरे करना क्या है, उस चूल्हे को नीचे रख दे और बस हो गया। जो काम के मसाले, चीनी पत्ती है, उसे भी नीचे खाली जगह में बना कर रखवा दे। अब सरला भी विमला के कहने पर अपनी बहू की ऊंची रसोई को नीचा करवा देती है ताकि वो अच्छे से खाना बना सके और रात को पानी की बोतल ढूंढने के बहाने भूत न बन जाए। और अब चमेली के भी नीचे चूल्हा होने की वजह से खाना बनाने में उसे आसानी होती और अब वो खाना बनाने में कोई गलती भी नहीं किया करती।